नमस्कार मित्रों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो विश्वसनीयता। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की हम बात करेंगे और व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में हमने विश्वसनीयता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन भी लिए हैं जो कि यूजीसी नेट में और जीडीसी में पूछे गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड द्वारा जिस तरह के गुणांक का पता चलता है उसे कहा जाता है। ए विकल्प है आंतरिक संगति गुणांक, बी विकल्प है कालिक स्थिरता गुणांक, सी है प्रासंगिकता गुणांक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह कालिक स्थिरता गुणांक। बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि की। तो परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि में क्या होता है कि इसमें परीक्षण को एक ही प्रतिदर्श पर 2 बार सामान्यतः 14 दिन के अंतराल पर क्रियान्वित किया जाता है और तकनीकी अर्थ में इसे कालिक स्थिरता कहते हैं। कालिक स्थिरता होता क्या है कि जो टेस्ट एक बार मान लीजिए आज आपने अप्लाई किया और 14 दिन के वेट के बाद में दोबारा से फिर उसी सैंपल पर अप्लाई किया, उसके बाद जो स्कोर आता है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक टाइम के बाद जब आपने टेस्ट अप्लाई किया है तो भी परिणाम लगभग वैसे ही आने चाहिए जैसे कि पूर्व में आपने जब अप्लाई किया था तब आए थे। तो वो एक कालिक की स्थिरता गुणांक उसी को कहते हैं। तो इसके बाद फिर बात करते हैं इसमें, इस विधि में त्रुटि प्रबल यानी एरर वेरिएंस का स्रोत समय प्रतिदर्शन टाइम सैंपलिंग होता है। यानी इसमें समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर मान लीजिए आपने लंबा टाइम लैग के बाद में दोबारा से क्रियान्वित किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस सैंपल पर आप क्रियान्वित कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसका जो अचीवमेंट लेवल है वो बढ़ चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो रिलायबिलिटी का कॉफिशिएंट है वो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है या कम हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, विश्वसनीयता का तार्किक अर्थ अथवा तकनीकी अर्थ यानी टेक्निकल सेंस क्या है। तो इसका ए विकल्प है प्राप्तांकों की संगति, दूसरा है प्राप्तांकों का आत्म सह संबंध, तीसरा है प्राप्त प्रसरण यानी ऑब्टेन्ड वेरिएंस तथा वास्तविक प्रसरण का अनुपात, और डी विकल्प है प्राप्त प्रसरण में त्रुटि का अनुपात। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्राप्त प्रसरण तथा वास्तविक प्रसरण का अनुपात। बात करते हैं हम इसकी थोड़ी सी। इसमें है क्या ये, आखिर त्रुटि स्कोर क्या है और वास्तविक स्कोर क्या है, एरर स्कोर क्या है, इसकी बात कर लेते हैं हम। ऑब्टेन्ड स्कोर का मतलब होता है कि ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर, इन दोनों को जोड़कर, यानी वास्तविक स्कोर और त्रुटि अंक जो होते हैं दोनों को जोड़कर। ऑब्टेन्ड स्कोर क्या है, जिसे व्यक्ति किसी परीक्षण पर वास्तव में प्राप्त करता है। जैसे अगर मान लो 100 नंबर का टेस्ट आपने दिया है, उसमें किसी व्यक्ति ने 80 अंक प्राप्त किए हैं प्राप्तांक के रूप में, तो वो उसका ऑब्टेन्ड स्कोर होगा, उसने इतना प्राप्त किया। उसके बाद फिर बात आती है ट्रू स्कोर की, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, जब वास्तविक प्राप्तांक है तो ट्रू स्कोर कौन सा होता है कि संयोग यानी चांस इवेंट्स या परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त। होता क्या है कि जब आपने टेस्ट अप्लाई किया तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्न उसमें टेस्ट में ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्रयोज्य जिस पर आपने अप्लाई किया है वो कुछ अटकलबाजियों की वजह से यानी बाई चांस उसका जो है वो ठीक हो सकते हैं प्रश्न। तो ऐसी स्थिति में उसका जो ऑब्टेन्ड स्कोर है वो बढ़ जाएगा, जबकि ट्रू स्कोर उसका कुछ और होगा वास्तव में। अब इसमें इसी से फिर एक और स्थिति जन्म लेती है, वो होता है एरर स्कोर यानी त्रुटि अंक। तो त्रुटि अंक क्या है, प्राप्त अंक तथा वास्तविक अंकों का अंतर। जैसे प्राप्त अंक 50 तथा वास्तविक अंक 48 है तो त्रुटि अंक 50 माइनस 48 बराबर 2 होगा, और इसे ही एरर ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे ऑब्टेन्ड स्कोर क्या है, ट्रू स्कोर क्या है और एरर स्कोर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड द्वारा विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ए विकल्प है परीक्षार्थियों के कम से कम 2 समूह, बी विकल्प है परीक्षार्थियों के एकांशों में सजातीयता यानी होमोजेनिटी का गुण हो, तीसरा है परीक्षण के कुल एकांशों का 2 बराबर संख्याओं में विभाजन संभव हो, और डी विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है
ए विकल्प परीक्षार्थियों के कम से कम 2 समूह, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है, जो सैंपल हम लेते हैं टेस्ट टेस्ट में वो सेम सैंपल होता है, एक ही सैंपल पर पहले क्रियान्वित करते हैं, 14 दिन के बाद या निश्चित टाइम लैग के बाद में हम दोबारा उसी सैंपल पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 समूह की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही समूह पर टेस्ट किया जाता है और रीटेस्ट भी उसी समूह पर किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारा, विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे लोकप्रिय विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका ए विकल्प है विभक्तार्थ विश्वसनीयता विधि यानी स्प्लिट हाफ मेथड, दूसरा है रूलन फ्लेगन सूत्र, तीसरा है कूडर रिचर्डसन सूत्र और चौथा है समानांतर फॉर्म विश्वसनीयता यानी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो जिसका सही उत्तर है वो है ए विकल्प विभक्तार्थ विश्वसनीयता रीति। इसका सूत्र क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। विभक्तार्थ विश्वसनीयता रीति में RTT यानी रिलायबिलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट अपॉन 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। ये जो है इसका आ, आ, होता है और इसे लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें विश्वसनीयता ज्ञात करना अपेक्षाकृत अन्य विधियों के कम समय में और आसानी से ज्ञात की जा सकती है। और ये याद रखिएगा, ये जो विधि है स्प्लिट हाफ मेथड, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड के अंतर्गत एक विधि है विश्वसनीयता ज्ञात करने की, यानी जो टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी से अलग है। तो जो इंटरनल कंसिस्टेंसी की मेथड्स हैं जिसमें स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड है, रूलन फ्लेगन फार्मूला है, कूडर रिचर्डसन है और कॉफिशिएंट अल्फा, ये 4 आते हैं मूल रूप से, तो ये उसी का एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, परीक्षण प्राप्तांकों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। ए विकल्प है समूह विभिन्नता, बी है वातावरण की अवस्थाएं, सी है परीक्षार्थियों द्वारा अटकलबाजी और डी है परीक्षण की लंबाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, परीक्षण की लंबाई। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम आंतरिक और बाह्य कारकों पर। तो आंतरिक कारक जो है वो कौन कौन से हैं? लेंथ ऑफ द टेस्ट, होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स यानी जो हमारे पद हैं उनकी सजातीयता, डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स लिए हैं उनका कठिनता स्तर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन पावर, विभेदक क्षमता क्या है, और ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोर्स, जो स्कोर्स हैं उनमें कितनी वस्तुनिष्ठता है स्कोर देने में। तो ये आंतरिक कारक हैं जो विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। और अब बाह्य कारकों की बात करते हैं। जो पहला इसमें आता है ग्रुप इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये प्रभावित करती हैं बाह्य रूप से। गैसिंग बाई एग्जामिनीज, अगर परीक्षार्थी अनुमान लगाते हैं। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अगर जो वातावरण की परिस्थितियां हैं वो। मोमेंट्री फ्लक्चुएशंस ऑफ द एग्जामिनीज, यानी जो परीक्षार्थी हैं जो टेस्ट दे रहे हैं उनका जो क्षणभंगुर अस्थिरता जो होती है वो भी बाह्य कारक के रूप में विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, जब एकांश सही गलत में ना होकर बहुचयन विधि जैसे पूर्णतः सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत तथा पूर्णतः सहमत आदि में होते हैं तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? इसमें ए विकल्प है KR20, बी विकल्प है KR21, सी विकल्प है गुणांक अल्फा और डी विकल्प है विभक्तार्थ रीति। तो इसका सही विकल्प है गुणांक अल्फा। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, गिलफोर्ड तथा फ्रक्टर ने तत्काल विश्वसनीयता ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी किसे कहा है? तो इसका ए विकल्प है KR20, बी है KR21, सी है गुणांक अल्फा और डी है विभक्तार्थ रीति। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है विभक्तार्थ रीति। गिलफोर्ड तथा फ्रक्टर ने इसे इसलिए तत्काल विश्वसनीयता कहा था क्योंकि इसमें जो टाइम लैग है वो कम लगता है, क्योंकि टेस्ट को एक ही बार क्रियान्वित करना पड़ता है। हम किसी भी मेथड से, सम विषम से या किसी दूसरे तरीके से दो भागों में, दो समूहों में सैंपल को बांट लेते हैं और टेस्ट को अप्लाई करके इस विधि से विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने तत्काल विश्वसनीयता कहा था कि जो टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी थी इसमें लंबा समय लगता था, जबकि इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम समय में रिलायबिलिटी ज्ञात की जा सकती थी। तो अगले प्रश्न पे।
आठवां प्रश्न है विश्वसनीयता की विभक्तार्थ विधि स्प्लिट हाफ मेथड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ए विकल्प है इसे तत्काल विश्वसनीयता कहा जाता है। बी है इसमें परीक्षण को एक ही बार क्रियान्वित करना पड़ता है। सी है इस विधि से गति परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। और डी है सभी एकांक सजातीय हों। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, इस विधि से गति परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। इसमें यह है कि अगर गति परीक्षणों की विश्वसनीयता इससे ज्ञात नहीं की जाती, अगर ज्ञात करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो विश्वसनीयता है वो मिथ्या रूप से यानी फाल्स तरीके से जो है वो बहुत हाई दिखेगी। तो इस विधि से गति परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात नहीं करनी चाहिए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है अनुसंधान के परिणामों की असंगतता लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का अर्थ है। ए विकल्प है वैधता की कमी। बी है विश्वसनीयता की कमी। सी है विश्वसनीयता और वैधता दोनों की कमी। और डी है वस्तुनिष्ठता की कमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्वसनीयता की कमी, क्योंकि विश्वसनीयता का दूसरा नाम ही कंसिस्टेंसी है। अगर परिणाम एक समय के बाद में या एक लैग के बाद में, टाइम लैग के बाद में अगर कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, अलग अलग रिजल्ट देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो विश्वसनीय नहीं है। यानी आज कुछ और कल कुछ और, इस वजह से वो रिलायबल नहीं होंगे। तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। वह प्रश्न है कूडर रिचर्डसन विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व कल्पनाएं यानी assumptions आवश्यक हैं। तो ए विकल्प है इसका परीक्षण के एकांश का अंकन +1 तथा 0 के रूप में होना चाहिए। बी है एकांशों के कठिनता स्तर में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सी है परीक्षण क्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी उपर्युक्त सभी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी जो इसकी पूर्व कल्पनाएं हैं। पहला इसमें दे रखा है परीक्षण के सभी एकांश समजातीय हों यानी होमोजीनियस होने चाहिए। परीक्षण के एकांश का अंकन +1 तथा 0 के रूप में होना चाहिए, जैसा कि प्रश्न में भी लिखा है। तीसरा है KR20 के प्रयोग के लिए एकांशों के कठिनता स्तर में बहुत अंतर ना हो। इस बिंदु को याद रखिएगा कि ये बिंदु कहता है KR20 वाला जो फार्मूला है वो कहता है कि अगर थोड़ा बहुत अंतर है प्रश्नों के कठिनता स्तर में, डिफिकल्टी लेवल में, तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन KR21 क्या कहता है, KR21 के लिए सभी एकांशों का कठिनता स्तर समान होना चाहिए। जितने भी आइटम्स हैं सब समान डिफिकल्टी लेवल के इसमें होने चाहिए। और गति परीक्षण ना होकर क्षमता परीक्षण होना चाहिए परीक्षण का। तो ऐसी स्थिति में हम कूडर रिचर्डसन विधि द्वारा विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है किसी परीक्षण में 40 एकांश हैं तथा उनका विश्वसनीयता गुणांक 0.60 है। यदि उनमें 80 एकांश और जोड़े जाएं तो नया विश्वसनीयता गुणांक कितना होगा। ए विकल्प है 0.88, बी विकल्प है 0.90, सी विकल्प है 0.86 और डी विकल्प है 0.82। तो हमने इसका सोल्यूशन लगाया है साथ में, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने जैसे कि दिए हुए हैं 40, उसके बाद रिलायबिलिटी लिखी जो दे रखी है 0.60, उसके बाद कितने और जोड़ने हैं 80। तो टोटल आइटम्स हमारे पास अब कितने हो गए 40 + 80 = 120। तो इसमें n जो है n का मतलब होता है कितने गुने जो है वृद्धि हुई है। तो n का एक फार्मूला लगता है n/k, यानी n हमने ये लिया जो टोटल संख्या थी हमारे पास, ये n हो गया और k हमारा ये है। तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई कर सॉरी इससे इसको जब भाग देंगे तो आएगा 3, यानी जो कुल बढ़ोतरी करनी है वो 3 गुनी करनी है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं 40 एकांश पहले थे, तो अब उसमें 80 और जोड़े यानी 120। तो 4×3 = 12, 120 वैसे ही हो जाता है। तो अब हम इसका फार्मूला इसमें लगाएंगे। इसमें स्पीयरमैन ब्राउन का जो फार्मूला है वो लगता है अगर आइटम बढ़ रहे हैं तो NRTT यानी रिलायबिलिटी = N × RTT यानी रिलायबिलिटी अपॉन 1 + N-1 रिलायबिलिटी। तो हमने इसे फार्मूले में पुट किया, इस स्टेप से गए, फिर दूसरे स्टेप पे गए, तीसरे स्टेप पे गए और हमारा जो उत्तर आया वो है 0.818 और 82।
ठीक है, तो हमारा जो सही विकल्प है वो डी विकल्प सही है। आप देख लीजिएगा प्रोसीजर, इस तरीके से इस तरह के सवाल को हमें हल करना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, किसी परीक्षण में 30 पद हैं तथा उनका विश्वसनीयता गुणांक 0.75 है। परीक्षण में कितने एकांश और जोड़े जाएं कि विश्वसनीयता गुणांक 0.90 हो जाए। ए विकल्प है 50, बी है 60, सी है 90 और डी है 70। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, तब पता चलेगा कि उत्तर क्या है। तो जैसा कि हमने लिखा है यहाँ, गिवन दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स इसे एन संकेताक्षर से व्यक्त किया है, 30 दे रखे हैं प्रश्न में। रिलायबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.75। और डिजरेबल रिलायबिलिटी जिसे RNN संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं, वो प्रश्न में कह रहा है कि 0.9 लानी है हमें। तो नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी लेंथेंड, यानी कितने जो आइटम्स हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए। तो कितने, यहाँ चूंकि n है तो n का मतलब कितने गुने बढ़ाए जाने चाहिए उसकी, उसे हम निकालेंगे। तो इसे हमने फार्मूला लगाया, ये भी स्पीयरमैन ब्राउन का फार्मूला है। ये RNN ब्रैकेट में 1 माइनस RTT अपॉन RTT, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस RNN। तो इस फार्मूले को हमने जब लगाया तो इसमें वैल्यूज जो ऊपर दे रखी हैं वो वैल्यूज पुट की, उसके बाद कैलकुलेशन किया, दूसरे स्टेप पे आए, कैलकुलेशन किया, तीसरे स्टेप पे आए, तो हमारा जो उत्तर निकल के आया वो आया 3, यानी 3 गुनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो पहले सो द लेंथ ऑफ द टेस्ट शुड बी इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। तो पहले के कितने आइटम थे हमारे पास, 30, तो उसे 3 गुना हमने बढ़ाया तो कितना हो गया, 90। तो हमारे पास अब नए आइटम कितने आए वो हमें ज्ञात करना है, न्यू एडेड आइटम्स, यानी 30 तो पहले के ही हैं, उसके 3 गुने हमने 90 कर दिए। तो पहले वाले जब हम घटाएंगे 90 में से, तब हमारे पास आएगा 60, यानी 60 हमारे नए आइटम्स और उसमें जुड़ेंगे। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है 60, यानी 60 आइटम्स अगर हम और बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिलायबिलिटी कॉफिशिएंट है वो 0.90 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, एक बहुविकल्पीय परीक्षण में 50 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के कठिनाई मानों में बहुत कम अंतर है। इसका औसत मान 0.48 है। जब छात्रों को यह परीक्षण दिया गया तो उसका प्रसरण 81 प्राप्त हुआ। परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा। ए है 0.91, बी है 0.86, सी है 0.78 और डी है 0.67। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तब पता चलेगा सही उत्तर क्या है। तो इसमें हमने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स जो सवाल में दे रखे हैं, n इज इक्वल टू 5 और डिफिकल्टी लेवल यानी p बराबर 0.48। जैसा कि लिखा है कि औसत मान जो कठिनाई स्तर का है वो 0.48 है, यानी विद्यार्थियों के द्वारा जो हल किया गया प्रश्न, जो पेपर हल किया गया उसका जो उनका जो औसत स्कोर था वो 48% था, यानी 48% सवाल उनके द्वारा सही हल किए गए। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें गलत भी पता होना चाहिए, जिसे क्यू संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं। क्यू निकालते हैं 1 माइनस पी से। तो एक पे से ये 0.48 घटाया तो हमारा जो उत्तर आया वो 0.52 आया। तो अब हम सारी वैल्यूज को रखते हैं कूडर रिचर्डसन का जो 21 वाला फार्मूला है उसमें। तो इसका जो फार्मूला है n माइनस 1 ब्रैकेट 1, उसके बाद है फिर दूसरी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी इसे वेरिएंस बोलते हैं, माइनस NPQ अपॉन वेरिएंस। तो इसके बाद फिर हमने फार्मूले में सारी वैल्यूज जो दे रखी थी वो रखी, पहला स्टेप लगाया, दूसरा स्टेप लगाया, तीसरा स्टेप लगाया, चौथा स्टेप लगाया और हमारा जो सही उत्तर है 0.862 निकल के आ गया। तो बी विकल्प हमारा सही है। अगर देख लीजिएगा, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उन्हें इस तरीके से हमें हल करना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। एक विकल्प है परीक्षण पुनर्परीक्षण, बी विकल्प है विभक्तार्थ विधि, सी विकल्प है KR20 एंड KR21 और डी विकल्प है एकांश योग सहसंबंध विधि।
आइटम टोटल कोरिलेशन मेथड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो सही विकल्प है वो डी है, एकांश योग सहसंबंध विधि। बाकी तीनों विधियां जो है विश्वसनीयता निकालने की विधियां हैं। विश्वसनीयता गुणांक बाकी तीनों विधियों से निकाला जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ए विकल्प है विश्वसनीयता एवं वैधता, बी है वैधता एवं मानक, सी है विश्वसनीयता एवं मानक और डी है अभ्यास। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ए विकल्प ठीक है, विश्वसनीयता एवं वैधता। तो आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों से काफी लाभ मिलेगा। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैलिडिटी और साथ में विश्वसनीयता के भी कुछ प्रश्नों को शामिल करते हुए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।